गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 6 क्लास आपकी इसके पहले हो चुकी है। आज है जीओसी पार्ट 7। जीओसी पार्ट 7। लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? ध्यान है, लास्ट वीडियो किसके बारे में था? अपन पढ़ रहे थे बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में। और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में आपको जो बताया था कि आपका कार्बन होगा, हाइब्रिड होगा, और हाइब्रिडेशन के बाद वह किसी के साथ जब ओवरलैपिंग करता है और बॉन्ड बनता है, और वह बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग किस पर डिपेंड करता है? तो उनकी बॉन्डिंग जो हुई है, तो वहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि उनकी बॉन्डिंग जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में, रेजोनेंस के बारे में बताया था मैंने। अब जो आज अपन जो मेन चीज़ पढ़ने वाले हैं, कार्बन के जितने भी कंपाउंड हैं उनमें जो जनरल उनकी बॉन्डिंग पाई जाती है कार्बन की कार्बन के साथ, सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड या डीलोकेलाइज बॉन्ड हो सकता है। कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको कई प्रकार के बॉन्ड मिलेंगे, जैसे कि ये कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। अन्य कैटेगरी देखें, सिंगल बॉन्ड है पर इधर आपका डबल बॉन्ड है, इधर आपके सारे सिंगल बॉन्ड है। हम बात कर रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग की, ठीक। इसी तरीके से कार्बन कार्बन के साथ इधर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, इधर आपका सिंगल बॉन्ड है। इसके अलावा इधर भी डबल बॉन्ड हो सकता है, इधर भी डबल बॉन्ड है। तो कई तरह की बॉन्ड आपको इस तरह कार्बनिक कंपाउंड में मिलेंगे। इसके अलावा कार्बन का नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड मिल सकता है इस तरीके से, रेस्ट यहाँ। इसके अलावा आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल सकता है। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ इस तरह का बॉन्ड होगा, कार्बन का डबल बॉन्ड हो सकता है। तो इस तरह से आपको कई ऑर्गेनिक कंपाउंड में कई सारी बॉन्डिंग नज़र आएगी। पूरी कार्बनिक रसायन के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो मैकेनिज्म होती है वो इन्हीं बॉन्ड्स पर होती है। नेचर ऑफ बॉन्ड जैसा होगा उसकी उसी टाइप की रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अपनी केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है तो वहाँ पर क्या होता है, ये बॉन्ड टूटते हैं, इन्हीं बॉन्ड पर रिएक्शन होती है और नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका सबसे की फैक्टर है। तो आप जनरली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके अंदर जो उनके बॉन्ड होते हैं, चाहे कार्बन के साथ हो चाहे अन्य एलिमेंट के साथ हो, उन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ को और बॉन्ड एनर्जी को अगर आप भली भांति समझ जाते हैं तो आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। मैकेनिज्म के समय आपका सबसे मेन जो बेस रहेगा वो यही चीज़ रहने वाली है। तो आज का जो वीडियो है मैं सभी प्रकार के कार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर पाई जाने वाली बॉन्डिंग और उनकी बॉन्ड लेंथ और उनकी बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ओके बच्चों, तो आप अपनी कॉपी और पेन ले लें, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर वैल्यूज़ वगैरह लिखाने वाला हूँ तो आप उसको साथ साथ नोट करें। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले हम देखते हैं बॉन्ड लेंथ क्या होती है और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझें। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम समझ चुके होंगे, लेकिन एक बार मैं वापस को समझा रहा हूँ कि बॉन्ड लेंथ होती क्या है। जब दो एटम, जैसे कि यहाँ पर कार्बन और ये कार्बन, दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं, माना कि इन्होंने सिंगल बॉन्ड बनाया है यहाँ पर इनके बीच में, तो दोनों ही बॉन्ड बनाने के लिए जो एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके न्यूक्लियस की बीच की डिस्टेंस को, स्टेट डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। अदर एग्जांपल में जैसे ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया है, जैसे H और H में बनता है। तो बॉन्ड बनाने पर इस मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्डिंग एटम है आपके, उन दोनों के न्यूक्लियस की स्ट्रेट लाइन जो आप डाल रहे हैं यहाँ पर, ये डिस्टेंस जो आ रही है ये इसकी क्या कहलाती है? बॉन्ड लेंथ कहलाती है। और वहाँ पढ़ा कि बॉन्ड लेंथ का जब आधा कर देते हैं तो वो उसकी क्या कहलाती है? कोवलेंट रेडी कहलाती है। या यूँ कह सकते हैं कोवलेंट रेडी का जो डबल होगा वो आपका क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ हो जाता है। समझ में आ गया? अब हम इसके बाद बात करें बॉन्ड एनर्जी की। तो जब एक एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होगा तो वहाँ पर एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो एक बॉन्ड के फॉर्मेशन पर कितनी एनर्जी रिलीज होती है? नंबर 1। या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड को तोड़ना है और इन एटम्स को वापस क्या करना है? इनकी अलग अलग करना है, इनकी मूल अवस्था में वापस ले जाना है। तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए
आवश्यक एनर्जी, रिक्वायर एनर्जी, या एक बॉन्ड फॉर्मेशन पर मुक्त होने वाली, रिलीज होने वाली एनर्जी को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। आ गया यहाँ तक समझ में? अब आप एक चीज़ देखें कि जब बॉन्ड लेंथ कम हो, बॉन्ड लेंथ कम होने का मतलब क्या हो गया? जो आपके बॉन्डेड एटम हैं वो क्या होंगे? पास पास होंगे, और जितने ज़्यादा पास होते हैं तो हमने पढ़ा है कि ओवरलैपिंग जब मजबूत होती है तो वो एटम पास आ जाते हैं। इसका मतलब मजबूत ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दर्शाता है, और जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वह उतनी ही बॉन्ड लेंथ को क्या करेगा? कम रखेगा। जितने क्लोज आएंगे उतना मजबूती से बंधेगा, तो बॉन्ड लेंथ उसकी क्या होगी? आपकी कम होगी। ठीक, और जब बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है तो बॉन्ड एनर्जी, जितने पास उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो उसको तोड़ने के लिए आवश्यक जो एनर्जी होगी वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ के साथ बॉन्ड एनर्जी का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेशनशिप होगा। अगर आप बॉन्ड लेंथ को बढ़ा देते हैं, ठीक, दूर करते हैं, तो वहाँ पर बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, वह ईजिली टूट जाएगा, ब्रेक होगा। और यदि बॉन्ड लेंथ जिसकी कम है, इसका मतलब मजबूत बॉन्ड है, तो बॉन्ड एनर्जी वहाँ पर क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसका मतलब आप चाहे बॉन्ड लेंथ को समझें चाहे बॉन्ड एनर्जी को समझें, उन दोनों का रिलेशनशिप आपको पता है तो आप किसी भी एक कंसेप्ट से उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बड़ी इजीली समझ लेते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो पहली चीज़ आती है, जो बॉन्ड बनाने वाले एटम होते हैं उनकी एटॉमिक रेडियस पर, या यूँ कह सकते हैं उनकी साइज पर। अब आप देखें, जब एटम की साइज छोटी होगी तो वो ज़्यादा क्लोज होंगे, और ज़्यादा क्लोज होंगे तो वहाँ पर क्या होगी? बॉन्ड लेंथ जो उसकी है वो क्या होती है? कम होती है। ओके, जैसे आप बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग है, ब्रोमीन की, ब्रोमीन के साथ बॉन्डिंग है, आयोडीन की, आयोडीन के साथ बॉन्डिंग है, या यूँ कह सकते हैं कार्बन की क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग है, कार्बन की ब्रोमीन के साथ बॉन्डिंग है, कार्बन की आयोडीन के साथ बॉन्डिंग है। यहाँ पर इन तीनों में से सबसे छोटा कौन है? क्लोरीन है। उससे बड़ा कौन है? ब्रोमीन है। उससे बड़ा कौन है? आयोडीन है। तो यहाँ पर इस तरह से ये मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पर थोड़े बड़े हो जाएंगे और यहाँ पर और बड़े हो जाएंगे। तो इनके न्यूक्लियस की जो बीच की डिस्टेंस आएगी वो सबसे कम यहाँ होगी, फिर ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी और फिर ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ऐसे यहाँ पर कार्बन की साइज़ ये है और क्लोरीन की साइज़ ये है। ओके, क्लोरीन थोड़ा छोटा होगा तो ये साइज़ है, फिर कार्बन की साइज़ तो वही रहेगी, ब्रोमीन की साइज़ आपकी क्या होगी? बड़ी होगी, फिर कार्बन की साइज़ वही रहेगी, आयोडीन की साइज़ और बड़ी होगी। तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर साइज़ बढ़ जाती है तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो क्या होगी? आपकी बढ़ जाएगी, और बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आया समझ में? तो पहले फैक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइज और बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशनशिप हो जाएगा? साइज बड़ी होगी तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी? बड़ी होगी। तो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक, और इसका एग्जाम्पल मैंने बताया अभी, क्लोरीन क्लोरीन से बड़ा होगा ब्रोमीन ब्रोमीन, और उससे ज़्यादा लेंथ आएगी आयोडीन आयोडीन की। इसी तरीके से कार्बन क्लोरीन, इससे ज़्यादा लेंथ होगी कार्बन ब्रोमीन, और उससे ज़्यादा लेंथ होगी कार्बन आयोडीन की। समझ में आया ना पहला कंसेप्ट? सेकंड चीज़ देखते हैं। सेकंड चीज़, बॉन्ड लेंथ जो डिपेंड करती है वो डेल्टा ई एन, दो बंधी परमाणु होते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं, उनके बीच में डेल्टा ई एन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उसमें उतनी ही क्या होगी? कौन सी नेचर आएगी? पोलर नेचर आएगी, और वह बॉन्ड क्या होता जाता है? स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ठीक है ना? तो डेल्टा ई एन का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा ई एन, सेकंड फैक्टर ये। जैसे कि आपका कार्बन का क्लोरीन के साथ है, कार्बन का ब्रोमीन के साथ है, और कार्बन का आयोडीन के साथ है। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, ब्रोमीन की कम है, और आयोडीन की सबसे कम होती है, क्योंकि साइज बढ़ जाता है, पता है आपको। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस जो होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अगर आपको ध्यान हो तो इसका 3.5 होता है, इसका हमने 2.5 माना था। फिर ये आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? इसकी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो इसका गैप आपका कम हो जाएगा, फिर आयोडीन की और कम हो जाती है तो गैप और कम हो जाता है। तो डेल्टा ई एन के साथ साथ पोलैरिटी बढ़ने के कारण क्या होगा? बॉन्ड जो आपका लेंथ आती है वो छोटी होती जाती है। तो सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी मिलने वाली है यहाँ पर? इसकी।
आया समझ में? जैसे जैसे आपका ये बढ़ेगा, वैसे जैसे आप कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड की बात करें और कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की बात करें, तो यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा मिलने वाली है आपको, कार्बन और क्लोरीन की। क्लियर है? ये आपका सेकंड फैक्टर है। ओके, थर्ड फैक्टर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि दो परमाणुओं के बीच में कितने बंध बने हैं। अगर बस सिंगल बॉन्ड बना रहा है दोनों के बीच में तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। और ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। तो ये यूँ कह रहा है कि जितना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि कार्बन के बीच में, कार्बन के साथ बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया तो डबल बॉन्ड है, और कार्बन के साथ यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर सिग्मा तो है ही है, उसके साथ एक और कौन आ चुका है, पाई बॉन्ड आ गया। तो अट्रैक्शन क्या होगा उनके बीच में, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सिस पर तो वो अटैच है ही है। फिर उन्होंने हेड टू हेड और टेल टू टेल और ओल्पिंग और की है, तो थोड़ा और पास आएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी इनकी, कम हो जाएगी। इन सारी वैल्यू मैं आपको लिखाने वाला हूँ, कुछ वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, किसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आती है 1.54 के आसपास होती है, यहाँ पर वैल्यू इससे कम हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू और इससे क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ इसकी बात करें तो सबसे कम किसकी होने वाली है, C ट्रिपल बॉन्ड C की, क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत बंद होगा। सिग्मा के साथ यहाँ पर 2 क्या है, पाई, सिग्मा के साथ यहाँ पर क्या है, 1 पाई, और यहाँ पर क्या है, ये। इसी तरह से आप ऊपर वाले पॉइंट में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, जैसे कि कार्बन इस कंडीशन में, कार्बन इस कंडीशन में और कार्बन इस कंडीशन में बॉन्ड बना रहा है। हम बात कर रहे हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड की। तो एक चीज़ और बता दूं, अनसैचुरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और इलेक्ट्रॉनों की कमी क्या करती है, जब भी होगी तो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत बढ़ाता है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ा देता है, विद्युत ऋणता को बढ़ा देता है। तो एक सिंगल बॉन्डेड जो कार्बन होता है उसकी तुलना में डबल बॉन्डेड कार्बन क्या होता है, ज़्यादा विद्युत ऋणी होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और ट्रिपल बॉन्ड उससे और ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अनसैचुरेशन बढ़ गया ना, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है, और ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड लेंथ जो होती है कम हो जाती है। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा इसकी मिलने वाली, इसके बाद कम हो जाएगी, और सबसे कम किसकी होगी, C ट्रिपल बॉन्ड जो है आपका, और उसके साथ कौन सा बॉन्ड है आपका, कार्बन का बॉन्ड है। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ये होगी। इन 3 चीज़ों को ध्यान रखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्डेड, फिर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होगी, कार्बन डबल बॉन्डेड, और उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड। तो मेजर जो चीज़ है, बॉन्ड लेंथ किन किन बातों पर डिपेंड कर रही है, तो बॉन्ड लेंथ किन किन बातों पर डिपेंड करती है, पहला साइज़ पर, बड़े होंगे लेंथ बढ़ जाएगी। ध्यान रखें एनर्जी को साथ का साथ, ठीक। ये फैक्टर आपके किसके होंगे, बॉन्ड एनर्जी के होंगे। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर एनर्जी, या एक बॉन्ड फॉर्मेशन पर रिलीज एनर्जी, वो आपकी क्या होगी, बॉन्ड एनर्जी। अब यहाँ पर उसको भी समझ लें, साइज़ अगर आपकी क्या होती है, बड़ी हो जाती है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो कितने होंगे, दूर दूर, तो तोड़ना कितना होगा, आसान होगा। तो बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से अगर इनको जमाया जाए वापस, तो बॉन्ड एनर्जी में सारे ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। सबसे मजबूत बॉन्ड उससे वीक होगा, और सबसे वीक बॉन्ड होगा यहाँ पर, सभी में ऐसे ही होगा। अब जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, बॉन्ड लेंथ कम हो रही है तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है तो बॉन्ड क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होने वाली है, इस केस की, क्योंकि ये मजबूत बंद है। बॉन्ड लेंथ कम है, फिर उससे ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ी, स्ट्रेंथ कम हो गई, तोड़ना आसान हो गया। तो ये सारा ही ऑर्डर क्या होगा आपका, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी इसकी होगी, फिर इसकी, और फिर इसकी होगी। इसी तरीके से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान होगा, डबल बॉन्ड को तोड़ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा, टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है, बॉन्ड लेंथ घट जाती है। और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना और ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर जो होगा वो ये यहाँ पर ये होगा कि ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को आप सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। फिर डबल बॉन्ड है तो उसमें भी एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होगी, और सिंगल बॉन्ड को आप अलग कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कार्बन कार्बन क्या किए जा सकते हैं, अलग किए जा सकते हैं, पर यहाँ पर अलग नहीं होगा। यहाँ पर केवल एक जो वीक बॉन्ड है वो टूट सकता है, बाकी ये अटैच रहेंगे। और यहाँ पर आप पाई बॉन्ड को तोड़ सकते हो, एक टूट जाएगा, उसके बाद चाहो तो दूसरा और टूट जाएगा, लेकिन ये दोनों सेपरेट नहीं होंगे,
ठीक, यहीं से अपन मैकेनिज्म में से पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन होगा या एडिशन होगा। अगर अलग नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, एडिशन। दोनों ही इस पर जुड़ने वाले हैं। और अगर अलग हो जाते हैं तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, प्रतिस्थापन होगा। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें और इन एग्जाम्पल्स को आप क्या करें, आपकी नोटबुक में उतार लें। इनकी वैल्यू के साथ मैं वापस लिखाने वाला हूँ, लेकिन मैंने आपको समझा दिया, मेरे साथ समझ में आ गई होगी चीज़। ओके, और बॉन्ड एनर्जी का संबंध और बॉन्ड लेंथ का संबंध आप ध्यान रख लें तो दोनों चीज़ें एक ही हैं। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। ओके, तो बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर है वो आपका इस तरह से होगा, ये एनर्जी का ऑर्डर होगा, अपोजिट, इसके अपोजिट चलो आप, और ये आपका एनर्जी का है और ये किसका है, लेंथ का है। क्लियर? अब आप इसको उतार लें। तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी को जो फैक्टर इफेक्ट कर रहे थे, उस बेस पर मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइब्रिडेशन के हिसाब से कई तरीके से आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलेगा। जनरली मैंने पहला जो आपको ये चार्ट यहाँ पर बनाया है, ये केवल कार्बन के केस में है, कार्बन के साथ बॉन्डिंग किस तरीके से हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी बताने वाला हूँ कार्बन अदर एलिमेंट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, उनके साथ इनकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो अपन चेक कर लेते हैं इसको, जो मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी चीज़ें। एक तो साइज़, तो यहाँ पर साइज़ का कोई मैटर नहीं होगा क्योंकि सभी कार्बन है। ठीक, सेकंड चीज़ क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड ऑर्डर, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इनका कंपेयर करें तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि पहला है कार्बन और ये कार्बन, हम कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन है, इसकी चारों ही जो वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा, यानी कि ये sp3 हाइब्रिड है, सेचुरेटेड है। तो sp3 कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ आने वाली है वो कितनी आई है, मैंने बॉन्ड लेंथ को यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में शो किया है और बॉन्ड एनर्जी किलो कैलोरी पर मोल में है। बॉन्ड लेंथ यहाँ पर कितनी आ रही है, कार्बन और कार्बन के बीच में 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम। ओके, और बॉन्ड एनर्जी जो आ रही है वो कितनी है यहाँ पर 80 किलो कैलोरी पर मोल है। दोनों सेचुरेटेड है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की कॉमन है, यानी कि प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होगा यहाँ पे। सेकंड चीज़, इस केस को देखें, दोनों कार्बन जो है जिनके बीच में बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है, sp2 और sp2 है। तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड जब बनेगा तो एक बॉन्ड तो पहले से एक और बनेगा तो थोड़े क्लोज आएंगे, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो 1.54 से कहाँ आ गई है 1.34 पर, और बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई है क्योंकि अब डबल बॉन्ड है, तो 142 किलो कैलोरी पर मोल होगी। अब बात करें ट्रिपल बॉन्ड होकर कार्बन के बीच में, तो ट्रिपल बॉन्ड होने पर क्या होगा, ये आपकी बॉन्ड लेंथ, एक पाई बॉन्ड और आ गया, एक बॉन्ड फिर दूसरा फिर तीसरा, तो और क्लोज होंगे, तो ये हो जाएगा 120 एंगस्ट्रॉम और 200 यहाँ पर आपको किलो कैलोरी पर मोल क्या मिलेगी इसकी बॉन्ड एनर्जी। कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्डेड को अलग करना आसान है क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है और बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कम होती है। डबल बॉन्ड को तोड़ना कठिन हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना और क्या हो जाता है, कठिन। यानी कि यहाँ पर आप ध्यान रखें, ये कार्बन एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं पर ये सेपरेट नहीं होंगे, ये बिल्कुल ध्यान रखें आप। क्यों? क्योंकि आप केवल सिंगल एक बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, सेकंड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और विशेषकर से सिग्मा के साथ जब पाई हो तो आप पाई को तोड़ा जा सकता है लेकिन सिग्मा को नहीं, और पाई यहाँ पर वीक होगा। जैसे कि यहाँ पर एक बॉन्ड की एनर्जी कितनी आ रही है 80, तो दो की कितनी होनी चाहिए 160, पर कितना आया 142। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड के साथ जब पाई आता है तो सिग्मा से पाई क्या होता है, वीक होता है, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, सिग्मा से कम आएगी। तो अगर इसमें से 80 अपन माइनस निकालते 62 बच रही है, तो पाई की एनर्जी कितनी आ रही है आपके 62 आ रही है। फिर बात करें, यहाँ पर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, किंतु एक कार्बन यहाँ पर क्या है sp3 हाइब्रिड है, सेचुरेटेड है, और दूसरा कार्बन यहाँ पर क्या अनसेचुरेटेड है। तो आपको मैंने बताया कि सेचुरेशन के बाद अगर अनसेचुरेटेड कार्बन आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड क्या हो जाता है, थोड़ा मजबूत होता है। तो यहाँ पर बॉन्ड जो लेंथ आ रही है वो आपकी इस सिंगल बॉन्ड जो 1.54 था उसके कंपेयर में कितनी आ रही है 1.50, और बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर कितनी आएगी, इससे ज़्यादा हो जाएगी 89। क्लियर? अब आपने एक पाई बॉन्ड और बढ़ा दिया, यानी कि sp3 और sp हाइब्रिड के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ 1.5 से घटकर कहाँ आ गई 1.43। समझ में आ रहा है ना? जैसे जैसे अनसेचुरेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पोलरिटी आ जाती है। ठीक है, तो 1.43 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए आप sp2 और sp2, ये sp था, यहाँ पर इधर भी पाई बॉन्ड है, इधर भी पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड है। बीच के कार्बन की बात करें, इस सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या होने वाली है, तो यहाँ पर कितनी आ रही है 1.48। यहाँ पर एक कंसेप्ट और ध्यान रखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बड़ी है दोनों तरफ से,
ठीक है। लेकिन एक चीज़ क्या हुई, यहाँ पर कॉन्जुगेशन में है पाई बॉन्ड, पाई सिग्मा और पाई, तो रेजोनेंस आ जाता है और रेजोनेंस के कारण यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपकी, अलग आएगी। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर sp के बीच में है तो और ज़्यादा पाई बॉन्ड बढ़ गए, अनसेचुरेशन बढ़ गई, बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होगा। तो ऐसी स्थिति में कितना हो गया यहाँ पर 1.38 बॉन्ड लेंथ और कम हो गई। और एक केस आपका साइक्लिक कंपाउंड में जब आपका रेजोनेंस होता है, जैसे बेंजीन में, तो बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, सिंगल बॉन्ड की 1.54 है, डबल बॉन्ड की 1.34 है और ये इसके बीच की है। यानी कि जब साइक्लिक स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होता है जैसे बेंजीन में, तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के मिक्स आपकी बॉन्ड लेंथ आएगी, तो जस्ट 1.39, जो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा है और डबल बॉन्ड से क्या है यहाँ पर, सॉरी सिंगल बॉन्ड से कम है और डबल बॉन्ड से क्या है यहाँ पर ज़्यादा है। और यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी बहुत कम हो जाती है 49.8, और इसका रीजन इसकी रेजोनेटिक एनर्जी होती है, एनर्जी मुक्त होती है, जिसको हम बेंजीन स्ट्रक्चर में मैं पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। अब एक तरफ बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की। ये सारा ही जो आपका मैंने टेबल पर नहीं है, ये केवल हाइड्रोकार्बन के लिए है। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, पर कार्बन कौन सा है, sp3 है, और ये यहाँ पर क्या है, s है, ओवरलैपिंग। फिर यहाँ पर sp2 है और ये s है, और यहाँ पर sp है और ये s है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, पाई बॉन्ड आने के कारण अनसैचुरेशन बढ़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की ताकत होगी, तो हाइड्रोजन इसके क्लोज जाएगा और यहाँ पर और क्लोज हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ आप देख लें 1.12 है, 1.10 हो गई, 1.08 हो गई, और बॉन्ड एनर्जी उसी हिसाब से, बॉन्ड लेंथ आपकी कम हो रही है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है। तो 99 किलो कैलोरी पर मोल है, 102 है और 104 है। ठीक है। अब आप इसको उतार लें और अपनी कॉपी में क्या करना, इनको एनर्जी के हिसाब से आप हाइब्रिड के हिसाब से क्या करेंगे, इसको एक ऑर्डर दे देंगे। ठीक है। ये ऑर्डर मैं भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप एक बार इसको देखेंगे, समझेंगे, और फिर इसको आप क्या करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इन सारे ही बॉन्ड्स को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ओके। अब आप इसको उतार लें। अब नेक्स्ट कार्बन का अदर एलिमेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ठीक है, नाइट्रोजन, इनके साथ जब बॉन्डिंग होती है तो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी पर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो मैंने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड लेंथ घट जाती है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है। तो मैंने यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी के रेफरेंस में लिया है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है। ओके। जैसे यहाँ पर मैं H लगा दूँ, तो कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होगा CO का, तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है CO की, वो कितनी होती है, 85.5 किलो कैलोरी पर मोल आपकी क्या आएगी, बॉन्ड एनर्जी आएगी। अब कार्बन का क्लोरीन के साथ है तो यहाँ पर कितना रह गया, 81.1। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके बजाय, क्लोरीन के बजाय, इसलिए ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गई है तो बॉन्ड थोड़ा सा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी इसकी, और बॉन्ड एनर्जी कितनी रहेगी, 81। फिर इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बड़े आकार का हो गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है तो बॉन्ड एनर्जी 68 आ गई। आयोडीन और कम विद्युत ऋणी है तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कितनी आ गई आपकी, 51। अब बात करें डबल बॉन्ड की, तो कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन जैसे एल्डिहाइड और कीटोन, तो ये जो मैं बीच में जो वैलेंसी छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे या अन्य कोई भी अगर एलिमेंट आता है, ठीक है, तो इसको मैग्नीशियम के समय आप पढ़ेंगे, अन्य का इस पर इफेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जिसको कहा जाता है, वो इन पर जुड़ने वाले समूह डालेंगे। लेकिन एक नॉर्मली हाइड्रोजन के केस में मान रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन के केस में अगर हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O की जो बॉन्ड एनर्जी आने वाली है 179 सिंगल बॉन्ड की, ये डबल बॉन्ड की आपकी क्या हो जाएगी, जस्ट आ गया समझ में। उसके बाद एक बॉन्ड और CO, जैसे कार्बोनेट होता है, एसिड होते हैं, जहाँ पर रेजोनेंस होता है ना, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हो जाता है, पाई में सिग्मा के लक्षण आ जाते हैं, सिग्मा पाई, फिर उसके बाद ये पाई बॉन्ड यहाँ से क्या होता है, डीलोकेलाइज होता है, तो वहाँ पर आपकी बॉन्ड एनर्जी कितनी हो जाती है, 192, इससे ज़्यादा होगी क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है रेजोनेंस के कारण। फिर यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड NH, जैसे एल्डिमीन वगैरह पढ़ने वाले हैं वहाँ पर, तो डबल बॉन्ड के अंदर यहाँ पर क्या होगी, नाइट्रोजन के साथ 147, यहाँ पर 179, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है ऑक्सीजन से नाइट्रोजन, इसलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी आएगी। फिर ट्रिपल बॉन्ड में बढ़ जाएगी, 3 बॉन्ड हो गए ना, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये 212 हो गया। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल यहाँ देखें, डबल बॉन्ड sp2 हाइब्रिड कार्बन है और इसके साथ आपका क्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, इस तरह के एलिमेंट आते हैं जिनके पास क्या हो, लोन पेयर हो। ठीक, तो कार्बन क्लोरीन की यहाँ पर 81 आ रही थी, लेकिन यहाँ पर बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि सिग्मा के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, ये मैंने एग्जांपल लिखा है, जैसे वाइनिल क्लोराइड,
यहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड की कितनी आती है, कार्बन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन की 81 बता रहा हूँ मैं। लेकिन मैंने कहा ना ये लॉन पेयर आ गया, यहाँ पर आपका पाई बॉन्ड आ गया, बीच में सिग्मा है, तो ये आपका कॉन्जुगेशन हो गया, पाई सिग्मा लॉन पेयर, तो क्या होगा, रेजोनेंस होगा, जो पहले वाले वीडियो मैंने बताया। तो इसकी दो स्ट्रक्चर हो गई, ये क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ गया, इसका डबल बॉन्ड आ गया, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो बॉन्ड एनर्जी का मान इसका क्या हो गया, बढ़ गया है। ओके, फिर आपका अदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो आपकी बॉन्ड एनर्जी होती है 110, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो आपकी बॉन्ड एनर्जी आती है 93, ये ज़्यादा विद्युत ऋणी है, ये कम विद्युत ऋणी है। ओके, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्लोरीन और ऑक्सीजन ब्रोमीन की बॉन्डिंग की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा इसकी आने वाली है, लेकिन यहाँ पर सबसे कम है आप देखें तो। और इसका कारण क्या है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ऑक्सीजन भी छोटा होता है, फ्लोरीन भी छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इसके इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, रिपल्ड कर देते हैं, जिससे बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, मैंने इस पर स्टार लगाया, इसको ध्यान रखें। ऐसा ही एक एग्जाम्पल आप फ्लोरीन क्लोरीन के लिए देखेंगे कि फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन और आयोडीन आयोडीन के बीच में बॉन्ड है, तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा इसकी होनी चाहिए। ठीक है, क्लोरीन की उससे कम, क्योंकि आकार बड़ा हो रहा है ना, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो एनर्जी घट रही है, तो सबसे छोटे ही है, सबसे मजबूत ही है, पास में रहेंगे तो इनकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, किंतु इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा नहीं होती है, कम हो जाती है इनसे। सबसे नंबर 1 पर बॉन्ड किसका होगा एनर्जी में, क्लोरीन का होगा। कारण वही है, फ्लोरीन छोटा है और सेकंड जो सेल होता है वो ज़्यादा रिपल्डेंस होता है इलेक्ट्रॉन से, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, रिपल्ड कर देता है, और इसी के कारण ये क्या होता है, बहुत आसानी से टूट जाते हैं, तो बॉन्ड एनर्जी घट जाती है। समझ में आया। फिर आपका ऑक्सीजन का क्लोरीन के साथ, ठीक, ब्रोमीन के साथ वही इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला फंडा है, कम हो गया बॉन्ड एनर्जी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई तो बॉन्ड एनर्जी कम हो गई। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग जो है वहाँ पर आपका ये रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ ये, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ जो आप डाइजो कंपाउंड वगैरह पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, तो वहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग डबल बॉन्ड होगा उसकी क्या होगी, आपकी 100 किलो कैलोरी पर मोल होगी। मेरे साथ समझ में आ गया होगा बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बारे में, आपको किस कारण से होती है, किसकी कम और किसकी ज़्यादा होती है। तो बच्चों एक चीज़ है कि जब हम आगे ऑर्गेनिक पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर सारा ही वर्क इन बॉन्ड्स पर होने वाला है, तो आपके दिमाग में ब्रीफ एक दिमाग में रहना चाहिए कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, कहाँ इफेक्ट होने वाला है, कहाँ से ब्रेक होगा, कहाँ से ये जुड़ेगा, कहाँ से चार्ज दिए जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक्स में आती है। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ को एक बार मैंने यहाँ पर पूरा समझा दिया है, वैल्यू लिख दी है, मैं आपको वापस कह रहा हूँ कि आप इसको कॉपी में नोट करें और इनको बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के हिसाब से सीक्वेंस में जमाएं, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में, जिससे आपके पास क्या होगा कि इसके बारे में क्लियर जानकारी हो जाएगी, आपको नज़र आने लग जाएगा कि ये पास है ये दूर है। ठीक है ना। अब ये आपके मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ा दी आपको, नेचर ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन के टाइप्स के बारे में बता दिया है, इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन था आपका, फिर उसके बाद एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट की नेचर क्या होती है जो इसके साथ जुड़ते हैं कार्बन के साथ, उनके बारे में बताया है। फिर उसके बाद बॉन्डिंग जो मैंने बताया, तो कोवलेंट बॉन्ड में आपको ब्रीफली मैंने ओवरलैपिंग बताई है, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग बताया, ओवरलैपिंग से बॉन्ड की क्या स्ट्रेंथ बनती है उसके बारे में बताया है। इसके अलावा मैंने आपको रेजोनेंस के बारे में, जब डीलोकेलाइज होता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट आ जाता है, तो वो आपको मैंने ब्रीफ में समझाया। बेंजीन स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे हम आगे, एरोमेटिक जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको रेजोनेंस पूरी तरीके से और समझाया जाएगा। फिर किसी बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, उसकी बॉन्ड एनर्जी पर और बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करती है, तो उसके बारे में आज का पूरा वीडियो मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया है। समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा वर्क करें, साथ साथ चलें, ठीक है ना। और आगे मैं ऑर्गेनिक में आपको मास्टर बनना है तो आप लगातार मेरे इन क्लासेस को देखते रहें, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आता है आप तक पहुंचेगा। थैंक यू।